Hello students. So in this session we are going to solve exercise number 2 of determinant. So let us start with the very first question. Solve using Cramer's rule. तो दो इक्वेशन दी हुई है. तो हालांकि जैसी हमने देखी है वैसी तो दिख नहीं रही है, पर एक काम कर सकते हैं अपन कि 1/x+5 को u मान लेते हैं और 1/y+7 को अपन v मान लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा अपने पास 4u प्लस 3v इक्वल टू -1 और 6u माइनस 6v इक्वल टू -5. तो इस प्रकार से दो इक्वेशन आ गई अपने पास. तो इनको सॉल्व करते हैं. तो क्रैमर्स रूल के हिसाब से पहले तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे 4 6 और 3 -6. तो ये हो जाएगा अपना -24 -18. ठीक है. तो ये आ जाएगा -42. और अब d1 निकालते हैं. d1 के लिए क्या करेंगे? 4 6 की जगह पे रखेंगे -1 -5 और 3 -6. तो ये हो जाएगा 6 + 15 दैट इज 21. और सिमिलरली d2 भी निकाल लेंगे अपन. d2 में रो कॉलम 2 में चेंज करेंगे अपन -1 -5 और यहाँ पे आ जाएगा -5 + 6 दैट इज 1. ओके. तो नहीं सॉरी, अपन ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी यहाँ पे. -20 तो ये आ जाएगा -14 आ जाएगा अपने पास. ठीक है. तो d1 d2 आ गया. तो अब अगर हमें u की वैल्यू जाननी है तो वो कितनी होगी? d1/d होगी, यानी कि -14/-42. ठीक है. तो -14 नहीं, -21 सॉरी. ठीक है. 21/-42. तो इट विल बी -1/2. और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? d2/d दैट इज -14/42. सही है. तो -14/42 कितना हो जाएगा अपना? -42 है ना, तो 1/3 बचेगा यहाँ पे. सही है. और u को अपन ने क्या माना था? 1/x+5 इक्वल टू u था. तो ये -1/2 हो जाएगा. तो ये आ जाएगा 2 इक्वल टू x+5. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7 आ जाएगी. और यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y+7 = 3, यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा -4. तो -7 और -4 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा. चलो अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग क्रैमर्स रूल एंड स्टेट वेदर कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट. अच्छा, तो सबसे पहले ए पार्ट को पकड़ते हैं अपन और डिटर्मिनेंट निकालते हैं. सबसे पहले तो d इक्वल टू 1 2 1 1 1 1 1 -1 -2. ठीक है. तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं. तो ये आ जाएगा 1 टाइम्स ऑफ -2 + 1 -1 और यहाँ आ जाएगा -4 + 1 + 1 और ये 2 -1. तो इट विल बी -1 और -3 + -1 मतलब यानी कि +3 + 1. तो इट विल बी इक्वल टू 3. तो पहला डिटरमिनेंट तो 3 आ गया. अब d1 निकाल लो. d1 के लिए क्या करोगे? सबसे पहले इसको इधर भेज दो, क्योंकि आपने डायरेक्ट रखा ना तो गड़बड़ हो जाएगी. तो 6 1 -3. ठीक है. तो रो 1 कॉलम 1 में चेंज करेंगे 6 1 -3 और कॉलम 2 कॉलम 3 सेम रहने देंगे अपन. ठीक है. और इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं. तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ -2 + 1 -1 -2 -3 +1 और यहाँ आ जाएगा 1 + 3. ठीक है. तो इट विल बी -6 + 5 और +4. तो दिस विल बी इक्वल टू 3 आ जाएगा आपका d1. बहुत बढ़िया. अब d2 निकाल लो भाई सिमिलरली. ठीक है. थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश करते हैं. तो कॉलम 1 तो पुराने वाला ही 1 2 1. कॉलम 2 में क्या आएगा? 6 1 -3. कॉलम 3 में 1 -1 और -2. ठीक है. इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे d2 को. तो d2 का आएगी वैल्यू अपनी 6 आ जाएगा. ठीक है. और d3 को अपन निकाल लेते हैं. तो 1 2 1 और यहाँ पे कितना आएगा? 1 1 1 और 6 1 -3. और इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा अगर मैं, तो d3 की वैल्यू मेरे पास आएगी 9. तो बस अब करना क्या बचता है? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/3 यानी कि 1. y इक्वल टू हो जाएगा आपका 6/3 यानी कि 2. और z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9/3 यानी कि 3. ठीक है. तो भाई आपके सिस्टम फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आ गया? 1 2 3 आ गया. और सिस्टम आपका क्या है? कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि सॉल्यूशन मिलना. इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले या एक सॉल्यूशन मिले उससे कोई मतलब नहीं है, बस मिलना चाहिए. ठीक है भाई. अच्छा,
तो अब बारी आती है ऑप्शन नंबर बी की, क्वेश्चन नंबर बी की। भाई इसके अंदर डिटर्मिनेंट निकालो फटाफट। अगर मैं इसके अंदर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूँ 7 3 2 -7 1 3 5 5 5, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास 0। तो अपन सेकंड क्वेश्चन का पार्ट भी सॉल्व कर रहे थे और हमने ये देखा था कि इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पर d इक्वल टू 0 आ गया था। अब भाई जिम्मेदारी किस पे आ गई, अब d1 d2 d3 पे आ गई। इनमें से अगर एक भी नॉन जीरो हो गया तो सिस्टम हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। ठीक है भाई, तो d1 निकाल लेते हैं अपन 3 7 5, ठीक है, -7 1 3 5 5 5। तो ये कितना आ जाएगा 3 5 -15 +7 और 35 -25 +5 21 -5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 -10 +7 × 10 और यहाँ आ जाएगा 5 इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 × 16, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू, वैसे तो हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है अपने को, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि नॉट इक्वल टू 0 आने वाला है। और नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो दैट मीन सिस्टम क्या हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट। तो आपको जो दूसरा सिस्टम गिवन है वो है आपका इनकंसिस्टेंट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो देखो इन्होंने सजाया ऐसे है कि आपको लगे पता नहीं ऐसा क्या चटपटा सा सवाल दे दिया, लेकिन है अपना वही जो हमेशा देखते हैं, z प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस ए क्यूब, ठीक है, z प्लस बी वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस बी क्यूब, ठीक है, z प्लस सी वाई प्लस सी स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस सी क्यूब, ठीक है। अच्छा, तो अगर इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहूँ मैं, अगर डिटरमिनेंट निकालूँ तो ये आ जाएगा 1 1 1 ए सॉरी ए बी सी, ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और भाई आपको मैंने कितनी बार ही कहा है कि ऐसे छोटे छोटे डिटरमिनेंट याद कर लो, बहुत काम आने वाले हैं। तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, ये आएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए आ जाएगा। तो आपका d कितना आ गया, ये आ गया। अब भाई d1 निकालना है। d1 निकालने के लिए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ए बी सी बाहर आ जाएगा और यहाँ आपके पास बच जाएगा इसके अंदर कितना बचेगा, इसमें बचेगा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 और ए बी सी, ठीक है। एक छोटा सा इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ और इसको इधर ले आऊँ, दो इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो ये ए बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब कि ऊपर वाले जैसा ही हो गया, तो ये भी फटक से आ जाएगा आंसर। अब d2 निकाल लो। तो d2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे तो रहेगा 1 1 1, यहाँ आ जाएगा माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब भाई सेम तरीका है, पहले रो वन माइनस रो टू करो, रो टू माइनस रो थ्री करो, कॉमन निकालो, सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो आप बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमने पिछली एक्सरसाइज जो करी है वहाँ पे इसी तरह के क्वेश्चन किए हैं जहाँ पे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकें। सही बात है। तो डिटर्मिनेंट टू की मैं वैल्यू डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसको करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऑलरेडी। माइनस ऑफ ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है भाई। सिमिलरली अब d3 भी निकाल लेना भाई। d3 किसके बराबर आएगा, d3 आपका आ जाएगा 1 1 1 ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। फिर से वही रो वन माइनस रो टू निकाल करके कॉमन निकाल लेना, रो टू माइनस रो थ्री करके कॉमन निकाल लेना, फिर एक्सपेंड कर देना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इसकी आएगी माइनस ऑफ ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगी। तो भाई देखो अपन ने d निकाल दिया, ठीक है, अपन ने d1 निकाल दिया, d2 निकाल दिया, d3 निकाल दिया, बच क्या गया यार, कुछ भी नहीं बचा। x y z की वैल्यू निकालनी है, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा d1 बाई डी, y इक्वल टू कितना हो जाएगा d2 बाई डी, x इक्वल टू कितना हो जाएगा d3 बाई डी। बस काटा पीटी करनी है, आंसर आ जाएगा आपको फटाफट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। For what values of k do the following system of equation possesses non-trivial, मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशंस मिले over a set of rationals।
तो हमें ये देखना है कि भाई ऐसी k की वैल्यू क्या ली जाए कि हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले। सबसे पहले तो ये देखो कि फॉर्म क्या है, ये होमोजीनियस सिस्टम है और होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम हमेशा कंसिस्टेंट होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन देगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। नॉन जीरो सॉल्यूशन मांग रहा है यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेंट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये बातें आपके दिमाग में चलेंगी तो क्वेश्चन बहुत ही स्मूथली होगा। ठीक है, इस तरह से थॉट प्रोसेस चलना चाहिए। तो अगर मैं डी निकालता हूँ, ये कितना आएगा, वन के थ्री, थ्री के माइनस टू, टू थ्री माइनस फोर। अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन तो ये आ जाएगा -4k+6 -4k+6 -k -12+4 +3 9 -2k। ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, क्योंकि हमारी डिमांड है कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले हमें। तो ये हो जाएगा -4k+6 +12k -4k+3 9 27 और 6k = 0। तो यहाँ पे भाई कितने k बन गए, यहाँ पे देखो 8 आ रहा है और यहाँ से इसमें जुड़ के कितना हो जाएगा, ये +6k है। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन एरर, सिली मिस्टेक्स। तो देखो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको इसको जोड़ेंगे +2k और इसमें जुड़ जाएगा तो ये -2k दे देगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे एक और के है अपने, सारे के का अच्छे से हिसाब किताब करना पड़ेगा। देखो तो भाई ये वाला तो मिलके -8k दे देगा। ठीक है, और यहाँ पे अपना माइनस ही होगा देखो। ठीक है, और ये इसके साथ जुड़ेगा ना, तो यहाँ आ जाएगा पर -14k+12k। ठीक है, और ये 6+27 आपका हो जाएगा 33 = 0। तो k = आपका आ जाएगा 33/2 आ जाएगा। यानी कि अगर k की वैल्यू आप 33/2 लोगे तो आपका सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देने लग जाएगा। तो बस अब इस k की वैल्यू के लिए अपने को इसको सॉल्व करना है। तो अब अगर मैं k की वैल्यू रख देता हूँ तो हमारा सिस्टम कैसा दिखेगा कि x + 2x + 33y + 6z = 0। ठीक है, और यहाँ रखो k की वैल्यू तो हो जाएगा 6x + 33y -4z = 0, 2x + 3y -4z = 0। ठीक है, तो भाई दो इक्वेशन पकड़ो और सॉल्व करते हैं। भाई नामकरण कर दो 1 2 3। देखो यहाँ पे 4z सेम हो रहा है तो इन दोनों को माइनस करता हूँ मैं, तो मुझे मिलेगा 4x + 30y = 0। यानी कि x = कितना आ जाएगा, -15/2y आ जाएगा। ठीक है, -15/2y आ जाएगा। और z को अपन अपन अब z निकालने के लिए काम करो, 2 - 1 कर लो। ठीक है, 2 - 1 करूंगा तो मुझे मिलेगा 4x। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 10z = 0। तो x = कितना, z = कितना आ जाएगा, z = आ जाएगा अपने पास 10z = 4x, यानी कि z = आ जाएगा 2/5x, और x कितना है अपना -15/2y, तो 2 2 कट गया और ये जाएगा अपना -3 से, तो -3y आ गया। तो अपना इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा फाइनली, इसका फाइनली सॉल्यूशन अपना हो जाएगा -15/2y, -3y, और सॉरी y तो फ्री वेरिएबल है ना अपना, तो y और -3y। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, सॉल्यूशन फॉर द सिस्टम। गिवन दैट सिस्टम दिया है अपने को x y z आर नॉट ऑल जीरो, प्रूव दैट दिस, ये प्रूव करनी है अपने को। अच्छा, तो इन्होंने जो सिस्टम दिया है ना, पहले उसको अपन थोड़ा ढंग से देखते हैं। अभी क्या अपने को दिखाई नहीं दे रही चीज़ें। x - cy + -bz = 0। ठीक है, cx - y + az = 0। ठीक है, और bx + ay - z = 0। सही है, ओके। तो हम चाहते हैं कि भाई ये सब, ये जो है ना सिस्टम, इसके सारे सॉल्यूशन क्या है, जीरो नहीं है, मतलब एक्स वाई जेड तीनों जीरो नहीं है, और ये क्या है, होमोजीनियस सिस्टम है। और एक्स वाई जेड जीरो नहीं है यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने का मतलब होता है कि डिटर्मिनेंट आपका जीरो है। तो भाई डिटर्मिनेंट लिखो फटाफट, 1cb - c - 1a -ba - 1, और इसको रख दो = 0। बस इसको सिंप्लीफाई करो भैया अब। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना आप, बस इसको सिंप्लीफाई करो, आपको ये वाला आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। अपन इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
गिवन a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो, तो प्रूव दिस। वेरी सिमिलर क्वेश्चन है। तो देखो पहले तो इसको सजा के लिख लेते हैं अपने सिस्टम को। तो ये हो जाएगा x, ठीक है, माइनस ए वाई प्लस ए जेड इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो y यहाँ अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर अपने पास हो जाएगा बी एक्स, ठीक है, प्लस वाई माइनस बी जेड इक्वल टू ज़ीरो। और सिमिलरली यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास, सी एक्स माइनस सी वाई माइनस जेड इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। इन्होंने बोला है कि भाई सारे एक्स वाई जेड ज़ीरो नहीं है, मतलब कोई नॉन ज़ीरो है। और कोई नॉन ज़ीरो मतलब ये जो होमोजीनियस सिस्टम है इसके क्या मिल रहे हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन को मिलने का है इस डी इक्वल टू ज़ीरो। फिर वही काम करो, वन बी सी माइनस ए, वन माइनस सी, ए माइनस बी और माइनस जेड इक्वल टू ज़ीरो रख दो। भाई इसको बस क्या करना है, एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड करते ही आपको ये मिल जाएगा। इस पे और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलो अगले सवाल पे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है साइन क्यू नॉट इक्वल टू कॉस क्यू, और एक्स वाई जेड जो है इस सिस्टम को सेटिस्फाई करते हैं। तो हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इसका नामकरण करते हैं 1 2 3, ठीक है। और सबसे पहला स्टेप हम ये करने वाले हैं कि फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर कॉस क्यू मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाली इक्वेशन के अंदर साइन क्यू मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करने पे हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगी, x टाइम्स ऑफ कॉस p कॉस q माइनस y टाइम्स ऑफ साइन p कॉस q प्लस z टाइम्स ऑफ कॉस q इक्वल टू कॉस स्क्वायर q प्लस कॉस q, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में साइन क्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ जाएगा x साइन q साइन p, ठीक है, प्लस y टाइम्स ऑफ साइन q कॉस p प्लस z टाइम्स ऑफ साइन q, ठीक है। ये आ जाएगा साइन q माइनस साइन स्क्वायर q। अच्छा ठीक है, तो भाई अब माइनस करो इनको। तो यहाँ आ जाएगा, इसको माइनस करूंगा तो कॉस पी माइनस कॉस पी कॉस क्यू माइनस साइन क्यू साइन पी, ये तो आइडेंटिटी जैसा लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टाइम्स ऑफ कॉस पी प्लस क्यू, और यहाँ आ जाएगा माइनस पी माइनस वाई साइन पी प्लस क्यू, और यहाँ अपने पास आ जाएगा z टाइम्स ऑफ कॉस क्यू माइनस साइन क्यू, और सामने आ जाएगा वन प्लस कॉस क्यू माइनस साइन क्यू, ठीक है। अच्छा, तो अब जो ये इक्वेशन बन गई है ना, इसको माइनस कर दो थर्ड इक्वेशन में से। और जब मैं इसको थर्ड इक्वेशन में माइनस करता हूँ तो मुझे तुरंत की तुरंत माइनस करते ही मिल जाएगा z इक्वल टू वन, ठीक है। z इक्वल टू वन आ जाएगा। और आगे अपन क्या करेंगे, अपन z इक्वल टू वन पुट कर दो। सबसे पहले तो अपन ने देखो z इक्वल टू वन तो निकाल ही दिया है, तो यहाँ z इक्वल टू वन रखो, ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा। तो अपने पास इक्वेशन कैसी बचेगी, x cos p माइनस वाई साइन p इक्वल टू कॉस क्यू, ठीक है, और x साइन p प्लस वाई कॉस p बराबर माइनस साइन q बचेगा। तो इसमें हम कह रहे हैं इसके अंदर साइन p मल्टीप्लाई करो, इस वाली इक्वेशन में cos p मल्टीप्लाई करो। तो हम जब ये काम करेंगे तो हमें मिलेगा कि x cos p sin p माइनस वाई साइन स्क्वायर p इक्वल टू साइन p cos q, ठीक है। दूसरी वाली इक्वेशन में करो, x साइन p cos p प्लस वाई टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर p बराबर माइनस साइन q और cos p, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करो, अब माइनस करो। माइनस करते ही आपको मिलेगा माइनस वाई बराबर साइन पी प्लस क्यू। सो इसका मतलब हो गया वाई बराबर कितना आ गया, माइनस साइन पी प्लस क्यू। अब भाई देखो आपके पास एक्स भी आ चुका है, सॉरी हाँ वाई आ चुका है आपके पास, और जेड भी आ चुका है। तो क्या आप एक्स नहीं निकाल सकते, क्या आप निकाल सकते हो। भाई z इक्वल टू वन अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, y अपन निकाल चुके हैं, तो बस पुट करो, कोई भी एक अपनी मनपसंद इक्वेशन लो उसमें पुट कर दो। तो ये कितना आएगा यहाँ पे अपने पास, यहाँ आ जाएगा x cos p बराबर cos q प्लस y कितना आया अपना माइनस आया ना, यहाँ पे रख दो माइनस साइन p प्लस क्यू साइन p, सही है।
बस अब इसको इसी हिसाब से सिंप्लीफाई करो कि भाई बाकियों की तरह थोड़ा सही सही सा दिखने लग जाए। तो ये हो जाएगा कॉस क्यू माइनस साइन स्क्वायर पी कॉस क्यू माइनस, अच्छा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन क्यू, ठीक है, कॉस पी और साइन पी। ओके वेरी गुड। साइन स्क्वायर पी को अपन चेंज करते हैं थोड़ा सा, तो कॉस वन माइनस साइन स्क्वायर पी से चेंज करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस क्यू और प्लस कॉस स्क्वायर पी कॉस क्यू, और यहाँ आ जाएगा अपने पास माइनस साइन क्यू कॉस पी साइन पी। बहुत बढ़िया। अच्छा ये टर्म कट जाएगा, कॉस पी कॉमन आके कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपको, कॉस पी कॉस क्यू माइनस साइन क्यू साइन पी, तो जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कॉस ऑफ पी प्लस क्यू के बराबर हो जाएगा। बस x की वैल्यू आ चुकी है, y की आ चुकी है, z की आ चुकी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करोगे तो भाई क्लियरली दिख रहा है 1 आ जाएगा, और z की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये आपका आंसर 2 आ जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं फटाफट। इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा म्यू द साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, डी ही निकाल लेते हैं। तो डी इक्वल टू अपना हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 1 2 लैम्डा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 3 प्लस 1 0, ठीक है। तो ये आएगा 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस लैम्डा प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा माइनस 3। ठीक है भाई, इतना तो हो गया। अब अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो डेफिनेटली हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो भाई यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 होना चाहिए। अब सिमिलरली भाई d1 निकाल लो, तो अगर मैं d1 निकालूंगा तो यहाँ आ जाएगा 6 10 लैम्डा सॉरी 6 10 म्यू, और यहाँ 1 2 2 1 3 लैम्डा। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करो, इसको करोगे तो आपको मिलेगा 2 लैम्डा प्लस न्यू माइनस 16, ठीक है। और d2 निकालो, d2 आ जाएगा 1 1 1 6 10 म्यू 1 3 लैम्डा, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 4 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 8। और अगर मैं d3 को निकालता हूँ तो ये आ जाएगा 1 1 1 1 2 2 6 10 और म्यू। तो d3 का डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा अपने पास, म्यू माइनस 10। सही है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को बड़े आराम से पहुँच गए। अच्छा तो अब देखो अपने को क्या चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए कि d1 को 0 होना पड़ेगा, d2 को भी 0 होना पड़ेगा, d3 को भी 0 होना पड़ेगा, और d को भी 0 होना पड़ेगा। d कब 0 होगा, लैम्डा इक्वल टू 3 पे, ठीक है। d3 कब 0 होगा, d3 आपका 0 हो जाएगा म्यू इक्वल टू 10 के ऊपर, सही है। तो बस इसके ऊपर आपका सिस्टम इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा। लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 10 इसके अंदर भर के देख लो एक बार, काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर मैं लेता हूँ 6 प्लस 10 माइनस 16 बिल्कुल 0 आ रहा है, इसमें भी रख के देख लो भाई, अगर नीर सेट 0 देगा तो मतलब कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि जहाँ पे 0 दे सके, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कभी नहीं मिल पाएगा। पर चेक कर लेते हैं अपन। तो अगर लैम्डा की वैल्यू 3 रखो, इसमें 3 4 12 माइनस 20 प्लस 8 बिल्कुल ये भी 0 दे रहा है, मतलब कि लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 10 ले लेंगे तो अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब नो सॉल्यूशन की बात आती है, तो नो सॉल्यूशन की बात के लिए बड़ा सिंपल सा है कि जो म्यू है आपका वो 10 ना हो, अगर 10 नहीं होगा, लैम्डा इक्वल टू 3 हो जाए बस म्यू 10 ना हो, तो डी तो 0 हो जाएगा, d1 d2 d3 0 नहीं हो पाएंगे। 0 नहीं हो पाएंगे तो भाई आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात है, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। Question number 9. For what values of p the equation have solution? Solve them completely in each case. तो have solution की बात हो रही है तो मतलब कि consistent होना चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंट के लिए सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा 1 1 1 1 2 4 1 4 10। ये अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं अपन तो ये आ जाएगा 10 माइन 20 माइनस 16 माइनस ये आ जाएगा 10 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 2,
तो दिस विल बी इक्वल टू 4 माइनस 6 प्लस 2, तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया। अगर अपना डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो अब सॉल्यूशन मिलने की एक, क्योंकि भाई अब देखो यूनिक सॉल्यूशन का केस तो चला गया, अब अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन बचता है कि भाई वही कुछ अपना बेड़ा पार कराए, तो भाई D1 को भी अब 0 बनना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो यहाँ पे 1p p², 1 2 4 1 4 10। तो अगर इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करता हूँ मैं D1 का, तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी p² माइनस 3p प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि p इक्वल टू क्या हो जाएगा 1,2। हम D1 क्यों 0 चाहते हैं, क्योंकि भाई D 0 हो गया है, तो D 0 हो गया और हमें चाहिए सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो कंसिस्टेंट के लिए भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन के पास जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है अपने पास, और उसके लिए D2 D1 D3 सबको 0 होना पड़ेगा। 1 1 1 1 p p², 1 4 10, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये अपना D2 आ जाएगा 9p माइनस 3p² माइनस 6 इक्वल टू 0, जो कि सेम इक्वेशन आ रही है। तो इसके अंदर अगर मैं 3 का डिवाइड लगाऊं -3 का, तो ये कितनी p² माइनस 3p प्लस 2 इक्वल टू 0, सेम आ रही है, मतलब वही रूट्स आ गए। सिमिलरली भाई D3 भी निकाल लेना, D3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 1 1 1 2 4 1 p p², ठीक है भाई। तो इसका भी अगर आप सॉल्व करोगे तो p² माइनस 3p प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि p की वैल्यू क्या क्या आ गई, p की वैल्यू एक तो आ गई आपकी 1, ठीक है, और p की वैल्यू एक तो आ गई 2। और अब करना कुछ नहीं है, p की वैल्यू सबसे पहले 1 रखो, p की सबसे पहले वैल्यू 1 रखो और उसको सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉल्यूशन निकाल लो। और फिर p की वैल्यू क्या करो 2 रख दो और फिर सॉल्यूशन निकाल लो। भाई ये वाला काम तो आप आराम से कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो p की वैल्यू रख के उसका सॉल्यूशन निकालने का काम आपको हम दे देते हैं होमवर्क के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द इक्वेशंस कंसीडरिंग स्पेशली द केस व्हेन k इक्वल टू 2। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, k इक्वल टू 2 के ऊपर सॉल्यूशन निकालने को कह रहा है। कुल मिला के d इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो d इक्वल टू अपना हो जाएगा यहाँ पे 2 4 6, ठीक है, 2 4, ठीक है, 2 4 और 6 -2 -1 और 2, ठीक है भाई। ये डिटर्मिनेंट है अपना, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 8 प्लस 6 माइनस ट्वाइस ऑफ 8 प्लस 6, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ ये कितना का 0 हो जाएगा, और ये भी कट जाएगा, तो आपका डिटर्मिनेंट आ गया कितना 0। अब D1 निकाल लो। सिमिलरली अगर मैं D1 निकालता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 1 2 3 2 4 6 -2 -1 2, और इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1 टाइम्स ऑफ 8 प्लस 6 -2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 3 -2 टाइम्स ऑफ 12 -12, यानी कि 0। सिमिलरली D2 भी निकाल लेना, D2 कितना हो जाएगा 2 4 6 1 2 3 -2 -2 -1 और 2, और इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 0। D3 निकालो भाई, D3 अगर मैं निकालता हूँ तो ये आ जाएगा अपने पास 2 4 6 2 4 6, ठीक है। अच्छा वैसे तो देखो फालतू में अपन ने दिमाग लगाया कि जब दो रो सेम हो ही गई, दो कॉलम जब सेम हो ही गए, तो डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इस चीज़ को तो देखने की जरूरत थी ही नहीं, और हर इसमें भी देखो यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा तो दो रो फिर से सेम हो जाएंगी। अच्छा यहाँ पे भी ध्यान दो, अगर यहाँ से 2 कॉमन आ जाए तो दो रो फिर से सेम हो जाएगी, और यहाँ तो ऑलरेडी हो गई, तो कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अभी नोटिस की ये चीज़ मैंने कि कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, D1 D2 D3 ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं 0 हो रहे हैं, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने का चांस बन रहा है। तो भाई सिंपल है, अब सेकंड को पकड़ो अपने, ये देखो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो अपने को सॉल्यूशन निकालना है। तो एक काम करो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन कर दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा, जब करोगे आपके पास आ जाएगा 3z बराबर 0, यानी कि z इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। z इक्वल टू 0 आते ही आपके पास इक्वेशन बन गई 2x प्लस 2y बराबर 1, तो ये कितना आ जाएगा x बराबर आ गया 1/2 माइनस वाई, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 1/2 माइनस वाई, y और 0। तो ये आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11, लेट a b c d are distinct numbers to be chosen from the set, this is the least possible positive solution for x to the system this can be expressed in p upon q, then find the value p plus q।
ठीक है। तो अपने को सिस्टम दिया है, तो सिस्टम D इक्वल टू कितना है, ए बी सी डी, इसका डिटरमिनेंट ए डी माइनस बी सी हो जाएगा। अगर मैं D1 निकालूं तो 1 2 बी डी, तो ये आ जाएगा D माइनस टू बी। और D2 इक्वल टू अगर मैं निकालता हूं तो वो हो जाएगा ए सी 1 2 टू ए माइनस सी। और अपने को क्या चाहिए, x की वैल्यू में इंटरेस्ट है, ठीक है, x की वैल्यू में इंटरेस्ट है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, d1 बाई डी, मतलब d माइनस टू बी बाई ए डी माइनस बी सी। सही है। अच्छा, क्वेश्चन में वापस आओ, बोल रहे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव सॉल्यूशन ऑफ x। उससे मतलब अगर लीस्ट पॉजिटिव चाहिए तो इसको भाई मिनिमम होना पड़ेगा, नीचे वाले को मैक्सिमम होना पड़ेगा। सही बात है। अच्छा, अगर ऊपर वाले को मिनिमम बनाना है तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है उसकी पॉजिटिव, कि d माइनस टू बी कितना हो जाए, 1 हो जाए। और ये 1 कब हो पाएगा भाई, इसके दो केसेस हैं। तो केस 1 तो ये है कि आप d इक्वल टू 3 चूज कर लो और b इक्वल टू 1 चूज कर लो, ठीक है। और केस 2 ये बनता है कि आप d इक्वल टू 5 चूज कर लो और b इक्वल टू 2 चूज कर लो। तो भाई पहला केस को पकड़ते हैं अपन, केस 1, जब मैं d इक्वल टू 3 चूज करता हूँ, b इक्वल टू 1 चूज करता हूँ, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा। चलो x को तो बाद में देखेंगे अपन, सबसे पहले AD माइनस बी सी को देखो। तो AD माइनस बी सी को अपन क्या चाहते हैं, मैक्सिमम बनाना चाहते हैं। तो AD माइनस बी सी में 3 और 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 3D माइनस, सॉरी 3A माइनस बी। और इस वैल्यू को मैक्सिमम बनाना चाहते हो, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन कर सकते हैं अपन, कि भाई ये सबसे बड़ा हो और बी सबसे छोटा हो, यानी कि ए की वैल्यू 5 चूज कर लूँ अगर मैं, 3 5 15। और बी की वैल्यू हम कितनी, ये देखो पहले यहाँ सी होगा सबसे पहली बात तो, ठीक है। और भाई सी की वैल्यू क्या चूज की जाए, तो सी की वैल्यू हम देखो 1 तो ले नहीं सकते, क्योंकि भाई क्वेश्चन वाले ने बोला ए बी सी डी क्या है, डिस्टिंक्ट नंबर्स है। और जब बी वैल्यू 1 हो गई तो सी को 1 नहीं हो सकता, तो सी को 2 ही लेना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 13 आ गया। तो अगर मैं x पूछूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/13, यानी कि चलो इसको यहीं रहने दो, ठीक है। अब अगला पार्ट, केस 2। केस 2 में हम बोल रहे हैं कि d की वैल्यू 5 ले लो, b की वैल्यू 2 ले लो। तो उस केस में AD माइनस बी सी कितना हो जाएगा, 5A माइनस 2C हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी ली जाए, 5 तो ले नहीं सकते तो 4 लेनी पड़ेगी, तो 4 5 20। और c की वैल्यू 1 ले लूँ, तो 1 लेंगे तो 2 इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/18। और ये ज़्यादा मिनिमम लग रहा है, तो 18 प्लस 1 बराबर 19, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ बी सी प्लस क्यू आर इक्वल टू सी ए प्लस आर पी कुछ दिया हुआ है और डिटरमिनेंट शो करना है 0 है। तो सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को पकड़ लेते हैं अपन, ए बी बी क्यू सी आर, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मिलेगा ए पी बी आर माइनस क्यू सी माइनस ए टाइम्स ऑफ बी क्यू आर माइनस सी आर क्यू प्लस पी टाइम्स ऑफ बी क्यू सी माइनस सी आर बी। सही है। अच्छा, इसको और थोड़ा सा खोलते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, और प्लस वाले टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करता हूँ, माइनस वालों को एक तरफ इकट्ठा करता हूँ, तो ये आ जाएगा ए बी पी आर, ठीक है, और प्लस ए सी आर क्यू प्लस पी बी। अच्छे से लिखते हैं, देखो ए बी सी वाले टर्म्स को इकट्ठा करके, तो ए सी प्लस पी क्यू, ठीक है, यहाँ आ जाएगा ए सी प्लस आर क्यू, यहाँ आ जाएगा बी सी प्लस पी क्यू, बी सी इंटू पी क्यू। और माइनस में यहाँ आएगा आपके पास ए सी पी क्यू प्लस ए बी क्यू आर प्लस यहाँ आ जाएगा बी सी पी आर। सही है, ओके। अच्छा, इनकी मदद से आप चेंज कर सकते हो, किसको, ए बी को चेंज कर सकते हो, ए सी को चेंज कर सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे ए बी आएगा, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू इसकी मदद से कितनी हो जाएगी, पी क्यू को बाहर बिठा के रखो, यहाँ आ जाएगा -1 माइनस पी क्यू। सही है। ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से पता चलेगी, -1 माइनस आर पी आर क्यू प्लस बी सी की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी, तो वो है अपनी -1 माइनस क्यू आर इंटू पी क्यू। सिमिलरली यहाँ पे भी अपन करेंगे,
ओके, तो अगर मैं यही काम यहाँ भी करता हूँ तो AC की वैल्यू कितनी है अपने पास, -1 माइनस RP, ठीक है, माइनस को तो हटा ही दो ना, यहाँ प्लस लगाओ सीधा, PQ प्लस AB की हो जाएगी 1 प्लस PQ QR प्लस माइनस अपन ने कॉमन निकाल के बाहर एडजस्ट कर दिया है, ठीक है, ये मत सोचना कि हमने गायब कर दिया। BC हो जाएगा 1 प्लस QR PR। बस भाई मेरे इसको एक्सपेंड करो, आप एक्सपेंड करोगे तो आप रिलैक्स करोगे, सारे टर्म्स कट जाएंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन has non-trivial solution for different values of t, then show that we can express the product of these values of t in the form of determinant। तो भाई डिटर्मिनेंट देखो, सबसे पहले तो कितना आने वाला है इसका, तो a माइनस टी, ठीक है, बी सी माइनस टी ए, और यहाँ सी ए बी माइनस टी, ये है आपका डिटर्मिनेंट। अच्छा, तो ये तो पक्की बात है कि एक 3 डिग्री की पॉलिनोमियल आने वाली है यहाँ पे, तो कैसी दिखेगी, ये ज़रूर आपका कुछ इस प्रकार का दिखेगा कि पी टी क्यूब, ठीक है, क्यू टी स्क्वायर प्लस आर टी प्लस एस। और इसके सॉल्यूशन क्या है, T1 T2 और T3। हमें इंटरेस्ट किस में है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ T, मतलब T के प्रोडक्ट के इंटरेस्टेड है, तो मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स T1 T2 T3 कितना होगा, माइनस एस बाई पी, और S और P की वैल्यू जाननी है अपने को, ठीक है, तो S इक्वल टू कितना होगा, अगर मैं डिटर्मिनेंट में 0 रख दूं तो S आ जाएगा अपने पास, सही है, अपने को P की वैल्यू और जाननी है बस। तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है, पहले एक काम करो, सबसे पहले तो रो 1, पहले तो एक काम करो, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर लो, और उसके बाद आपके पास a प्लस बी प्लस सी माइनस टी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 1 1 बी सी माइनस टी ए सी ए बी माइनस टी, ठीक है भाई। अच्छा, तो बस इसको एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड करते ही आप पाओगे कि आपके पास कितनी आ रही है, a प्लस बी प्लस सी माइनस टी आ रहा है, और यहाँ से एक टी स्क्वायर माइनस समथिंग आएगा, ठीक है, और ये माइनस टी रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपको कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, माइनस टी क्यूब मिल जाएगा, तो मतलब p कितना हो गया, -1 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, s आ गया सिर्फ, और s का मतलब क्या था, डिटर्मिनेंट एट 0, तो ये कितना आ जाएगा, a b c बी सी ए सी ए बी, और यही तो आपने दिखाना था कि भाई डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लो कर दिया हमने। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर एनी रियल नंबर लैम्डा। तो उसके लिए भाई सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं डी, तो इट विल बी 3 -1 4 1 2 -3, और यहाँ आ जाएगा अपने पास 6 5 लैम्डा। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, तो ये कितना आएगा, ये अपने पास आ जाएगा 7 लैम्डा प्लस 35 आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा समय बचा रहे हैं अपन, 7 लैम्डा प्लस 35 आ जाएगा, और D1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, D1 में अपन रखो 3 -2 -3 -1 2 5 4 -3 लैम्डा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 लैम्डा प्लस 20। D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, D2 इक्वल टू हो जाएगा 316 माइनस, सॉरी यहाँ पे आएगा 3 -2 -3 4 -3 लैम्डा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी -9 लैम्डा प्लस 5, ठीक है, और D3 इक्वल टू आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 316, ठीक है, -1 2 5 3 -2 -3, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको डिटरमिनेंट मिल जाएगा 0। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि इन्होंने क्या दिखाने को बोला है। अच्छा, ये पहली बात तो ये समझो कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये 0 कब होता है, ये अगर मैं लेमडा इक्वल टू -5 रख देता हूँ तो 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं लेमडा इक्वल टू -5 रख देता हूँ तो 0 हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू -5 रख देता हूँ तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और उसके अलावा कुछ रखता हूँ तो, उसके अलावा कुछ रखूंगा तो, उसके अलावा कुछ भी रखूंगा तो भाई
इनमें से भाई लैम्डा इक्वल टू -5 के अलावा कुछ भी रख लो, तो ये तो जीरो होने से रहा, कभी भी नहीं हो पाएगा जीरो, और ना ये कभी जीरो होगा ना ये कभी जीरो होगा। तो मतलब आप -5 रखो या कुछ और रखो, मतलब सॉल्यूशन आपको हमेशा मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात, कि भाई लैम्डा की वैल्यू आप -5 रखो या कुछ और रखो, क्योंकि -5 रखने पर आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे जीरो हो गए। ठीक है, और -5 नहीं रखोगे तो यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यही तो हमसे चाहता है कि भाई सॉल्यूशन आपको हमेशा मिलेगा, लैम्डा कुछ भी हो भले। यही अपने को दिखाना था, चलो ये अच्छे से दिखा दिया अपन ने। अब अगला पार्ट क्या बचता है कि आप लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए दिखाओ कि भाई सॉल्यूशन क्या आएगा। अभी चेक करवाना चाहते हैं हमसे कि भाई निकाल के दिखाओ, जब लैम्डा इक्वल टू 5 रखोगे तो क्या आएगा। भाई एक बात तो पक्की है कि ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो सारे के सारे क्या आ गए, जीरो आ गए। तो अब इसको थोड़ा अलग रास्ते से अपने को लेके जाना पड़ेगा। तो जैसा कि अपन ने देखा, लैम्डा इक्वल टू -5 रखते ही अपने पास इस सिस्टम का सॉल्यूशन क्या हो गया, हमेशा एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब -5 रखते ही जीरो हो गया था डिटरमिनेंट, सारे के सारे D1 D2 D3 सब जीरो हो गए थे। तो अब क्या करेंगे अपन, अब ये इक्वेशन को पकड़ो 1, पहले तो इक्वेशन को लिख लेते हैं अपन अच्छे से लैम्डा के साथ। तो ये 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 3, ठीक है, x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू -2, 6 प्लस 5y माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू -3। ये सिस्टम है अपना 1 2 3, नामकरण कर दो फटाफट। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करके सेकंड से माइनस करता हूं, तो मुझे मिलेगा 6x माइनस 2y प्लस 8z बराबर 6, और यहाँ आ जाएगा x प्लस 4y, अच्छा कुछ नहीं कर रहे ना इसमें तो मल्टीप्लाई, प्लस 2y माइनस 3z बराबर -2, और इन दोनों को कर दो माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 5x, सॉरी ऐड कर दूंगा इन दोनों को, मैं ऐड करूंगा ऐड, ठीक है, ऐड करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 7x प्लस 5z इक्वल टू 4, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 5z बाय 7 आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली भाई y निकालना है अपने को, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4z माइनस 3। तो भाई 3x, x की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 5z बाय 7 प्लस 4z माइनस 3। तो ये कितना आ जाएगा 1/7, 9 माइनस 13z। तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया आपका, इसका सॉल्यूशन आ गया 4 माइनस 5z अपॉन 7, 1/7, 9 माइनस 13z और z। तो z, अब लैम्डा की वैल्यू जब -5 होगी तो आपका ये सॉल्यूशन निकल के आएगा। और सॉल्यूशन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो हमेशा मिलेगा कि लैम्डा की वैल्यू क्या है, उस पर कोई मतलब ही नहीं है अपने को।